नेपालबाट पार्सल, डकुमेन्ट, व्यापारका लागि कार्गो सामानहरू युएसए, युरोप, जापान, हङकङ, कोरिया, क्यानाडा, दुबई, साउदी अरेबिया लगायत संसारको जुनसुकै ठाउँमा पठाउन सस्तो, सजिलो र भरपर्दो सेवाका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो कुरियरको काम गरिरहेको यी तपाईँको घरमै आएर सामान प्याकिङ गर्ने, पिकअप हुने र औषधि पठाउने विशेष सेवा पनि उपलब्ध छ। हामीले पठाएका सामानहरू कहाँ पुग्यो अनलाइनबाट ट्र्याकिङ गरेर घरबाटै सजिलै हेर्न सकिन्छ। पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको कुरियर सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। अभूतपूर्व उत्सव आप अपने राष्ट्र नायक और हमारे जैसे लोगों के लिए लोकतंत्र नायक महावीर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की याद में सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। हमारे लिए दो समस्या है। एक तो भाषा की समस्या है, अंग्रेजी में बोले, नेपाली आती नहीं है, भोजपुरी में बोले या हिंदी में बोले। और दूसरी समस्या है कि आपको हमारा परिचय दे दिया इन्होंने, उसमें ये बात बार बार आई कि ये जेएनयू में बीएचयू में प्रोफेसर थे। तो आप में से ज्यादातर लोग डर गए होंगे कि प्रोफेसर को बुलाया है बोलने के लिए, 45 मिनट से कम तो बोलेगा नहीं। तो हमने शंकर जी से कहा है कि 30 मिनट के बाद हमको संकेत कर देंगे और कोशिश करेंगे कि अगला 15 मिनट आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो उसके लिए लगाया जाएगा। सबसे पहले मैं कल यहां बैठा था आगे वाली कतार में, तो जो हमारे मित्र नेता आगे कतार में बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अपनी कुर्सी हटा दीजिए। इतनी गर्मी लगेगी थोड़ी देर में कि आपको बहुत परेशानी होगी। आज की जो बात है उसमें विषय का चुनाव करते समय जो आज के विषय, आज के सम्मेलन की गरिमा है, इसका महत्व, उसका ध्यान रखा गया है। नहीं तो मार्क्स 19वीं शताब्दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक के रूप में मशहूर, गांधी 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का आधा समय 1948 में हम भारतीयों ने उनको गोली से मार दिया, और बीपी कोइराला 20वीं शताब्दी के युग नायक। इन तीनों का कोई तुलना का सवाल नहीं है, लेकिन ये तीनों मशाल की तरह से रोशनी देने वाले लोग हैं, अपने विचार से, अपने कर्म से और अपने जीवन के संदेश से। दे लिव्ड अ लाइफ विथ करेज ऑफ कन्विक्शन। जो उनका आस्था था उसको उन्होंने जिया। ऐसा जीवन कम लोग जी पाते हैं। परिस्थितियों से समझौता करते हैं, सिद्धांतों से समझौता करते हैं। जवानी में कोई सिद्धांत, बुढ़ापे में कोई सिद्धांत, और अक्सर व्यक्तिवाद, कुर्सीवाद, पैसावाद उनके विवेक को प्रभावित करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और बीपी कोइराला ने इसके अलग जो सपना देखा, उस सपने के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समर्पित किया। इसलिए हम उनको 3 प्रेरणा पुंज के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में आज के समय में 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद की तलाश के लिए आपके सामने रखना चाहते हैं। तीनों में समानता कुछ थी, लेकिन असमानता बहुत ज्यादा, बहुत फर्क था। मार्क्स के नाम पर तो पूरा एक विचार संप्रदाय है, मार्क्सिज्म। गांधी के नाम पर, गांधी के मना करने के बाद भी बहुत से लोग अपने को गांधीवादी कहते हैं। कोइरालावाद जैसी कोई चीज नहीं। मार्क्स अपनी जिंदगी में कभी राजसत्ता के किनारे भी नहीं पहुंचे। गांधी आजादी के लिए लड़े, लेकिन जब आजादी आ गई तो उन्होंने अपने चेलों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री बनाया, खुद सत्ता में नहीं गए।
बीपी कोइराला नेपाल के क्षितिज में और एशिया के आकाश में एक राजपुरुष के तौर पर सामने आए। सबके देखते देखते प्रधानमंत्री से सीधे कारागार में डाल दिए गए और उसके बाद एक ऐसा आंदोलन चलाया उन्होंने अन्य मित्रों की मदद से कि एक के बाद एक कई शानदार प्रधानमंत्री नेपाल को नेपाली कांग्रेस ने दिया, लेकिन बीपी कोइराला ने दोबारा राज सत्ता को हासिल करने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इन तीनों में बड़ा फर्क था। यह भी फर्क था कि मार्क्स पूंजी और पूंजीवाद की समझ के लिए अपने को, पूंजीवाद के परिवर्तन के लिए अपने को समर्पित करने वाले एक विचारक थे। कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। गांधी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले महानायक थे, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। बीपी कोइराला पूंजीवाद से नहीं लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद से नहीं लड़ रहे थे, वो सामंतवाद से लड़ रहे थे, राणाशाही से लड़ रहे थे। तो वो तीनों तीन तरह की अलग अलग लड़ाइयों के नायक थे, लेकिन तीनों की लड़ाई में जो मिलने वाला बिंदु था वो था स्वतंत्रता, समता, न्याय और मनुष्य की गरिमा। ह्यूमन डिग्निटी वॉज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मार्क्स, गांधी एंड बीपी कोइराला। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि गांधी 20 बरस अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, जवानी के दिनों में, अपना देश रोटी के लिए छोड़ने को मजबूर हुए, नॉन रेजिडेंट इंडियन हुए, दक्षिण अफ्रीका में रहे 20 साल। उसके बाद देश लौटे तो एक प्रसिद्ध संघर्ष नायक के रूप में उनकी प्रसिद्धि उनसे आगे आगे आई। मार्क्स अपने देश जर्मनी में रह नहीं पाए। विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं मिला। एग्जाइल में रहना पड़ा इंग्लैंड में, और जिंदा रहते वो दोबारा जर्मनी नहीं लौट पाए। बीपी कोइराला नेपाल की पहचान तो थे, लेकिन पढ़ाई उनको विदेश में करने का मौका मिला, बनारस में। उसके बाद देश में लौटे लोकतांत्रिक क्रांति के लिए, सफल हुए, फिर असफलता आ गई तो उस आंधी में फिर विदेश, बनारस जाके, दिल्ली जाके रहे कई बरस। 76 में फिर लौटे और उसके बाद निर्वासन की जो वेदना है उसकी बजाय स्वदेश में रह करके एक एक ईंट से उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन की विशाल इमारत खड़ी की, जिसका एक सुंदर रूप आज आपका नेपाली कांग्रेस का ये मुख्यालय है। तो इस माने में बीपी कोइराला मार्क्स और गांधी से ज्यादा भाग्यवान थे, लेकिन उन्होंने अपने देश का क्या महत्व होता है उसको भी बहुत नजदीक से देखा था। विदेश में परदेशी के रूप में शरण लेना कितना पीड़ादायक होता है इसको जाना था, और उसी वेदना को समझ के उन्होंने राष्ट्रीयता को लोकतंत्र और समाजवाद के बराबर महत्व दिया। आज 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो जैसा शंकर जी ने आपको बताया, मैं खुद भारतीय समाजवादी आंदोलन का एक सिपाही हूं। 1966-67 से जो यात्रा शुरू हुई आज तक चल रही है। कभी हमारा नेता गायब हो गया, कभी हमारे समर्थक चले गए, कभी हमारी पार्टी चली गई। आज भारत में कोई ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। इस माने में नेपाली लोगों को सलाम कि तमाम तूफानों के बावजूद आपने ये दिया बुझने नहीं दिया, और नेपाली कांग्रेस शुरू हुई, सत्ता में आई, फिर विपक्ष में गई, फिर सत्ता में आज आ गई। ये बहुत बड़ा योगदान है नेपाली डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जो भारतीय समाजवादी आंदोलन नहीं कर पाया। लेकिन आज हमारा और आपका एक साझा सवाल है, समाजवाद का क्या भविष्य है। मुझे मालूम नहीं कि नेपाल में समाजवाद की क्या छवि है, लेकिन भारत में अगर आप समाजवादी कहिए कि मैं समाजवादी हूं, तो तुरंत वो
एक दो नेताओं से आपको जोड़ते हैं, वो आप उसके समर्थक हैं, और उन नेताओं में दुर्भाग्य से गांधी का नाम नहीं होता, जयप्रकाश का नाम नहीं होता, लोहिया का नाम नहीं होता। ऐसे लोगों का नाम होता है जिनका समाजवाद से अब कोई रिश्ता बचा नहीं। उनका नाम सवेरे लीजिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा, इतने मनहूस ये लोग हैं। और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। समाजवादी विचार और कार्यक्रम धुंधले हो गए हैं। जिन कार्यक्रमों को लेकर समाजवादियों ने मजदूरों किसानों की एकता बनाई, नौजवानों में उमंग पैदा किया, वो कार्यक्रम आधे अधूरे तौर पर लागू हो चुके हैं। उससे आगे जाना है। और समाजवाद में राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की परिभाषा करते समय दो शब्दों का इस्तेमाल किया, समता, आइए प्रोफेसर, समता और संपन्नता। आज समाजवादी आंदोलन के नेताओं के बीच में समता और संपन्नता में डाइवोर्स हो गया है। उनको संपन्नता तो चाहिए, समता नहीं चाहिए। न पार्टी में समता चाहिए, न समाज में समता चाहिए। और जो लोग कल तक समता के लिए समाज में भी लड़ रहे थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ, पुरुषवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, उनके मन में भी समता को लेके शंका पैदा हो गई। तो आज समाजवाद एक टूटे पांव वाली बुढ़िया या बूढ़ा हो गया है। दो पांव पर समाजवाद को चलना था, समता और संपन्नता। समता वाली टांग टूट गई है, प्लास्टर लग गया है। आज समता के पक्ष में दक्षिण एशिया में आंदोलन नहीं के बराबर चल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो दलित आंदोलन है और महिला आंदोलन है। महिला आंदोलन चाहता है नर नारी समता, और दलित आंदोलन चलता है जाति मुक्त समाज व्यवस्था। लेकिन उनके नेता भी मौका मिलने पर, सरकार में आने पर समता वाला मंत्र भूल जाते हैं, खाली संपन्नता वाला मंत्र याद करते हैं। ऐसे समय में मार्क्स, गांधी और बीपी कोइराला को याद करके 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद की तलाश करना, एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को पकड़ना है जो काली बिल्ली कमरे में है ही नहीं। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद में बड़ा अंतर यह था कि मार्क्सवादी समाजवाद वर्ग संघर्ष के जरिए श्रमजीवी जमातों की राज सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति और दर्शन था। उसमें चुनाव का बहुत महत्व नहीं था। चुनाव में सत्ता मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बिना चुनाव के भी। लेनिन ने चुनाव से चुनी हुई सरकार को पलट के सत्ता पाई थी। माओ ने चुनाव का इंतजार ही नहीं किया। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादियों का मानना है कि अगर समाज में हम चेतना बनाएंगे, एकता बनाएंगे, तो खून खराबे की कोई मजबूरी नहीं है और वोट की ताकत से हम राजसत्ता पर कब्जा पा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू वोट की ताकत से राजसत्ता पर आए थे और कई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बिहार के, अभी कर्नाटक के वोट की ताकत से राजसत्ता में आए थे। और वोट की ताकत से मिली सरकार ने भूमि सुधार किया, जमींदारी एबॉलिशन किया, प्रीवी पर्स खत्म किया, रोजगार का अधिकार दिया। तो लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए वोट का रास्ता और आंदोलन का रास्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले जनता में चेतना, उसके बाद आंदोलन, और उस आंदोलन को चुनाव के जरिए जनादेश में परिवर्तित करना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मंत्र है चुनाव वाला, वही बिगड़ गया है। नेपाल में चुनाव कैसे होता हमको नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमको मालूम है कैसे चुनाव होता है। लेकिन भारत के चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। महादेश है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। भारत के चुनाव को 3 बीमारियों ने पकड़ लिया है। मनी पावर, अगर पैसा नहीं है तो आपकी पार्टी ही आपको टिकट नहीं देगी, और जब पार्टी टिकट नहीं देगी तो जनता आपको क्यों वोट देगी।
पहले के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के चुनाव तक 1967 तक जो उम्मीदवार जितनी सादगी से चुनाव लड़ता था, लड़ती थी, उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होती थी। तो बहुत से उम्मीदवार कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट तो पैदल ही चुनाव का प्रचार करते थे, पद यात्रा करते थे। थोड़ा ताकत ज्यादा हो तो साइकिल पर लड़ते थे, और अगर कुछ हुआ तो एक कोई पुरानी सेकेंड हैंड जीप से दौड़ते थे। अभी अगर आप साइकिल पर प्रचार करेंगे, जीप पर प्रचार करेंगे, तो जनता आपको खारिज कर देगी। कम से कम 10, 20, 50 गाड़ी के साथ तो आइए, हवाई जहाज से तो उतरिए, हेलीकॉप्टर से उतरिए। चुनाव के समय में भारत में हर हेलीकॉप्टर बुक रहता है, हर जहाज बुक रहता है, इतना दौरा हवाई जहाज से होता है। धन शक्ति। अभी चुनाव हुआ, हमारे मित्रों ने चुनाव जीता कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि इस जीत से हमको खुशी नहीं हुई। हमने कहा हम लोग तो बहुत खुश हैं। कहा हम लोग इसलिए नहीं खुश हैं कि इस बार चुनाव में जितना पैसा लगा उतना कभी नहीं लगा था। 50 करोड़ से 100 करोड़ में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। धन शक्ति की बीमारी आ गई। और इसको बीपी कोराला के बड़े भाई जयप्रकाश नारायण ने 1974 में कहा था इंदिरा गांधी को कि तुम चुनाव तो जीत गई हो, लेकिन चुनाव में खर्चा बहुत हुआ, इसका ख्याल रखना, आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। यही खबर मैं नेपाल को भी देना चाहता हूं, भारत के अनुभव के आधार पर, कि चाहे चुनाव हार जाइए, लेकिन पैसे के बल पर चुनाव जीतने की बीमारी में मत फंसिएगा, वरना ऐसा कैंसर है कि आप दवा करते करते मर जाएंगे, आपकी जान नहीं बचेगी। धनतंत्र और जनतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते, और अगर चल सकते हैं तो अमेरिका में, इंग्लैंड में चल भी सकते होंगे, जहां पैसा ज्यादा है, लूट का पैसा है, साम्राज्यवाद का पैसा है। नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भारत में जनतंत्र और धनतंत्र साथ नहीं चल सकते। और इसलिए मार्क्स, गांधी और बीपी कोराले की जरूरत है कि हम अपने जनतंत्र को धनतंत्र के हमले से कैसे बचाएं। एक दूसरा बीमारी का कारण जो देखते देखते आ गया, बाहुबलियों का राजनीति पर कब्जा। पहले बूथ पर कब्जा करने के लिए बाहुबली लिए जाते थे, अब सरकार बाहुबलियों की चल रही है। प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन गृह मंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले काम के रूप में, शपथ लेने के बाद पहला काम क्या करते हैं? अपराधियों की मदद से चुनाव जीतने वाले पहला काम रोजगार का अधिकार का फाइल पर साइन नहीं करते, स्वास्थ्य के अधिकार के आदेश पर साइन नहीं करते, शिक्षा के अधिकार को बढ़ाने के लिए साइन नहीं करते। कहते हमारी वो वाली फाइल ले आओ जो मर्डर का मुकदमा चल रहा है, उसको मैं अपने ही हाथ से अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को मैं खत्म कर दूं। अपराधियों का सत्ता में प्रवेश सामंती इंतजाम का एक तरीका था। जो जितना बड़ा गुंडा, सामंतवाद में उसके हाथ में उतनी बड़ी ताकत। लोकतंत्र लोक सेवकों का संगठन, लोक सेवकों की सरकार, लोकहित की सरकार थी। अब अगर कानून तोड़ने वाले लोकसभा और विधानसभा में बड़ी तादाद में पहुंचेंगे तो उस देश का क्या हाल है? अपराधीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मसल पावर। भारत की व्यवस्था की तारीफ करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। और जैसे आप नेपाल भक्त हैं, आप बोलते हैं जय नेपाल, हम भारतीय हैं, हम बोलते हैं जय हिंद। लेकिन जय हिंद में जय करने लायक बहुत कुछ बचा नहीं है। नेपाल में जय करने लायक कितना बचा है आप ज्यादा जानते हैं। जितना बढ़े उतना अच्छा है, जिससे कि आखिर में जय जगत हो सके। 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद की तलाश में हम और आप हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन दुनिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके संयुक्त राष्ट्र संघ के 182 देशों ने एक समझौता किया है कि 2030 तक दुनिया में गरीबी का निर्मूलन करना है, निरक्षरता का निर्मूलन करना है, सामाजिक हिंसा को खत्म करना है, स्त्री को समानता देना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। ये सब कैसे होगा, या ये करने का सवाल ही क्यों पैदा हुआ?
क्योंकि 1990 से सारी दुनिया में पूंजीवाद का डंका बज रहा है। आज जो समस्याएं हैं ये पूंजीवाद की विफलता है। तो जो डॉक्टर पहले ही हमारी मां को मार चुका है, अब बाप के इलाज के लिए उस डॉक्टर के यहां आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले वो हमारे परिवार में किसी को खत्म कर चुका है। ऐसे ही पूंजीवाद जब दुनिया में गरीबी फैला रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, तो पूंजीवाद से दुनिया को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। तो पूंजीवाद फेल हो गया तो अब क्या बचा? एक बचा सामंतवाद। उसे कुछ भला होगा? नेपाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर राणाशाही वापस आ जाए तो त्राही त्राही मचेगी या जिंदाबाद होगा। भारत में अगर राजा रानी नवाब आ जाए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो त्राही त्राही मचेगी। तो अगर सामंतवाद नहीं चलेगा, पूंजीवाद फेल हो गया है, तो क्या बचा दुनिया के सामने? एक रास्ता साम्यवाद का भी था, लेकिन माओ से तुंग के संतान ने खुद ही पूंजीवाद को अपना बना लिया। आज कल वहां पार्टी कम्युनिज्म था, आज वहां पार्टी कैपिटलिज्म है। और रूस समाजवाद और लोकतंत्र को संभालते संभालते 12 टुकड़ों में बिखर गया। तो साम्यवादी मित्रों के प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि वो दवा भी आउट ऑफ डेट हो गई है, वो एक्सपायर कर गई है। खाना मत, नहीं तो 12 टुकड़े हो जाएंगे और या पूंजीवाद पार्टी दफ्तर से घुस के देश के ऊपर छा जाएगा, जैसे चीन में हुआ। तो बचा समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद ही जनता को शिक्षा का अधिकार देने का दावा करता है, महिला को समानता के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने मार्क्सवादी स्टालिन और माओ के तुलना में महिला के पक्ष में कहा कि वर्ग संघर्ष तो एक क्रांति है, लेकिन वर्ग संघर्ष से भी ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी काम है नर नारी समता। अगर नर नारी समता के बिना समाजवाद लाना चाहते हो तो वो समाजवाद अधूरा रहेगा। इसीलिए अब आजकल आंदोलनों का नारा रहता है कि बिना महिला के हिस्सेदारी के हर बदलाव अधूरा है। और नेपाल इसमें भारत से एक कदम आगे चल रहा है। हम लोगों ने पंचायत तक तो हिम्मत की महिलाओं को आरक्षण देने की। बगल का राज्य बिहार, उसने अगुवाई की, 50% आरक्षण है। उसके बाद हिम्मत मर्दों की टूट गई। कहा जब पंचायत में आरक्षण देके हमारा ये हाल हो गया, तो विधानसभा और लोकसभा में अगर इनको 30% आरक्षण दे दिया तो हमको बोलने ही नहीं देंगी, हमारी हरकतों पर लगाम लगाएंगी। क्योंकि जब महिला आरक्षण हुआ तो समाजवादी न कहते हुए भी महिलाओं ने कहा कि पहले बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करो, दवाई का इंतजाम करो, पशु के लिए चारे का इंतजाम करो। नहीं तो इसके पहले जब मर्दों की पंचायत होती थी तो प्रधान मुखिया जी का बड़ा काम ये होता था कि गांव के अंदर एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बनवाते थे, कई लाख रुपए का प्रवेश द्वार। गांव में क्या प्रवेश द्वार है भाई? वो इसलिए बनवाते थे कि ठेकेदार से पैसा मिलेगा। फिर बड़ा बड़ा पंचायत भवन बनाते थे जिसमें मीटिंग होती नहीं थी, मीटिंग तो मुखिया जी के दरवाजे पर होती थी। महिलाओं के आने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सुरक्षा, ये मुद्दे भारतीय ग्रामीण लोकतंत्र में आ गए हैं। और नर नारी समता लोकतांत्रिक समाजवाद का एक बड़ा लक्ष्य है। ऐसे ही जाति का सवाल, हमारे रूस के कम्युनिस्ट मित्रों को जाति का पता नहीं था। रूस में जाति होती नहीं है, चीन में भी जाति नहीं होती है, तो उनको जाति का पता नहीं था। किताबें सब रूस चीन से छप के आई थी, उसको भारत में पढ़ा गया। भारत में जब मौका भी मिला तो मार्क्सवादी धारा की राजनीति करने वाले क्रांतिकारी मित्रों को जाति का दर्द नहीं पता चला। लेकिन समाजवादियों का यह मानना है कि अगर समता का समाज लाना है, लोकतंत्र का समाज बनाना है, तो जाति के घरौंदों को तोड़ना पड़ेगा, जाति को कमजोर करना पड़ेगा।
और बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के सपनों के हिसाब से चलना है तो जाति विहीन समाज बनाना पड़ेगा। अब ये बड़ा भारी सपना है। वर्गहीन समाज बनाते बनाते तो रूस बिखर गया। जातिहीन समाज बनाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितनी मशक्कत लगेगी, ये जो लोग लोकतांत्रिक समाजवादी राजनीति का हिस्सा हैं वो जानते हों। अभी मैं अपने दोस्त प्रदीप गिरी के आश्रम में गया था। हमको वहां शंकर तिवारी जी ने आश्रम का जो भोजनालय चलता रहा है उसके मुखिया से मिलवाया। वो महिला थी और वो दलित महिला थी। दलित के हाथ का बनाया खाना खाने को जिस दिन नेपाल और भारत तैयार होगा उस दिन आपका दावा सच्चा कहा जाएगा कि एक लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस दिन दलित आपके बराबर बैठ के चलने लगेगा, बोलने लगेगा, नेतृत्व करने लगेगा, तब आप कह सकेंगे कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। कसौटी तो काम में है, कथनी और करनी का फासला बहुत हो चुका। अब मैं आपसे 5-5 मिनट मार्क्स, गांधी और बीपी कोराला के बारे में ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपको मालूम है, लेकिन आज के मौके पर जो लोग 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उनके लिए प्रासंगिक है। मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा। उसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और वो बाइबल है दुनिया भर के साम्यवादियों के लिए, कम्युनिस्ट मित्रों के लिए, समाजवादियों के लिए भी एक तरह से काम की किताब है। उस किताब से लेकर के उनकी जो सबसे दूसरी मशहूर रचना है पूंजी, कैपिटल, दास कैपिटल, जिसको लोग जानते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है क्योंकि बड़ी कठिन भाषा में लिखी गई। उसके लिए इकोनॉमिक्स का डबल एमए होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे कम्युनिस्टों को भी मैं जानता हूं क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ा, बीएचयू में पढ़ा, शिकागो में पढ़ा। क्यों किताब का नाम तो जानते नहीं, किताब में लिखा क्या है उसको जानने की फुर्सत उनको नहीं है। लेकिन जब दुनिया में पूंजीवाद खतरे में पड़ा, अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चला, बड़े बड़े कॉरपोरेशन, बड़े बड़े बैंक फेल होने लगे, तो मार्क्स की ये किताब दास कैपिटल का अंग्रेजी अनुवाद कैपिटल फिर दुकानों में बिकने लगा। लोग जानना चाहते थे कि पूंजी की गति के क्या नियम है, व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटल। और समाज की रचना के कई आधार हैं, जाति है, लिंग भेद है, भाषा है, राष्ट्रीयता है, लेकिन वर्ग भी है। क्लास इज ए रियलिटी। और वो रियलिटी हम समाजवादियों को तब पता चलती है जब हम लोग सत्ता में आते हैं। देखते देखते हमारे कुछ साथियों का क्लास कैरेक्टर बदल जाता है। उनके पिताजी के पास साइकिल नहीं थी और उनके बेटे के पास अपनी कार आ जाती है। एक जूते में उनका साल भर चलता था, अब सवेरे एक रंग का जूता पहनते हैं, शाम को दूसरे रंग का जूता पहनते हैं। अगर ढाबे का खाना खिला दीजिए तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्लास कैरेक्टर बदल जाता है पावर आने से। और जब क्लास कैरेक्टर बदल जाता है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट का क्लास कैरेक्टर बदल गया। भारत के 80 करोड़ लोग बगैर सरकारी अनाज के रोटी नहीं खा सकते। 80 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ में से, यानी 60% से ज्यादा। और भारत की लोकसभा में 40% सदस्य करोड़पति या उससे ज्यादा के हैं। तो जब सदन में बहुमत करोड़पतियों का होगा और जनता में ज्यादा तादाद गरीबों की होगी, तो वो लोकसभा उस जनता का क्या भला करेगी। इसीलिए पिछले दिनों में हिंदुस्तान की संसद लगातार हाशिए पर गई है। आज मार्क्स की वर्ग की अवधारणा, क्लास का कॉन्सेप्ट और वर्ग संघर्ष की समस्या, इसका सच दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के फेल होने के कारण वापस लौट रहा है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब औद्योगिक मजदूर शक्ति संगठित नहीं रह गई है। यूरोप में तो मजदूर वर्ग करीब करीब खत्म हो गया। वेलफेयर स्टेट ने उनको इतनी सुविधाएं दी कि वो लोअर मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए हैं। अब वो हड़ताल करना भूल गए, संघर्ष करना भूल गए। भारत में भी मजदूर वर्ग है, लेकिन उसकी जो बड़ी ताकत है वो खाली प्रेयर और पिटीशन तक रह गई है।
वो बार बार जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर ज्ञापन देते हैं. ओनली पिटिशनिंग, नॉट चैलेंजिंग द स्टेट पावर. तो फिर नेपाल का मजदूर आंदोलन कितना कर पाता होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है. लेकिन मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का दर्शन और सिद्धांत है, वो आज 21वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए बहुत जरूरी है. नहीं तो वो पूंजी की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. पैसे से चुनाव लड़ना, पैसे से पार्टी चलाना अनिवार्य है, लेकिन पैसे वालों को पार्टी सौंप देना मीठा जहर है. और पैसे वाले कहेंगे कि जब पैसा हमारा तो टिकट भी हमारे कहने से दो, और जब टिकट हमारा वाला मिल गया और जीत गया तो संसद भी हमारी मर्जी से चलेगी. इसलिए मार्क्स की आज बड़ी जरूरत है. वो मार्क्स तो जरूरी नहीं है जिसने कहा था कि जर्मनी में क्रांति होगी और जर्मनी के तमाम क्रांतिकारी शहीद हो गए. क्रांति नहीं हुई, क्रांति रूस में हुई. वो मार्क्स जरूरी नहीं है जिसने कहा कि किसान के अंदर क्रांतिकारिता नहीं होती है, वो उसका बड़ा सपना अपना खेत बड़ा करना है. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, निजी संपत्ति के लिए सब कुछ करता है. लेकिन माओ ने उस सिद्धांत को पलट दिया और किसान के अंदर क्या क्रांतिकारिता है, ये भारत में गांधी ने दिखाया, आपके यहां नेपाली कांग्रेस ने दिखाया. वो मार्क्स भी जरूरी नहीं है जिसने नर नारी संबंध को, धर्म को, जाति को सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था और कहा था कि जब बुनियादी ढांचा समाजवादियों के हाथ में आएगा तो ऊपर की व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी. क्योंकि इटली के ग्रामशी ने मुसोलिनी की जेल में रह के जान लिया कठिन तरीके से कि संस्कृति एक स्वायत्त क्षेत्र है, उसका और अर्थतंत्र का एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत है. संस्कृति अर्थतंत्र से नहीं चलती है. ये बात प्रेमचंद ने लिखी, टैगोर ने लिखी. 2 दिन से आप इस उत्सव में भी सुन रहे हैं. और ये बहुत अच्छा किया नेपाली कांग्रेस ने कि अपने लोकतांत्रिक संघर्ष के एक मोर्चे के तौर पर इस उत्सव का आयोजन किया है. कवि की कविता से क्रांति नजदीक आती है, उपन्यासकार की कहानी से क्रांति का माहौल बनता है और उनके साथ राजनीति करने वालों को गुरु शिष्य का रिश्ता रखना चाहिए. ये जो बुद्धिजीवी होते हैं, भाषण देते हैं, आप अक्सर बोर हो जाते हैं. इनके पास वोट तो है नहीं और अक्सर बुद्धिजीवियों को पैसा भी नहीं होता है. तो जब इनके पास वोट भी नहीं है, नोट भी नहीं है, तो इनके चक्कर में क्यों पड़ो? नहीं, इनके चक्कर में पड़िए. भगत सिंह के मन में क्रांति की कल्पना साहित्य पढ़ के हुई और बीपी कोराला भी जब जेल में चले गए, अंधेरी रात थी, कोई आशा नहीं थी, तो उन्होंने बंदूक उठाने की गुंजाइश नहीं थी, वोट देने का मौका नहीं था, तो उन्होंने कलम उठाई. और कल से आप बीपी कोराला के साहित्यिक अवदान की चर्चा कर रहे हैं. तो ये जो संस्कृति का सिद्धांत है मार्क्स वाला, वो आज काम का नहीं है. ये इटली में मुसोलिनी की जीत, जर्मनी में हिटलर की जीत से साबित हो गया था. साहित्य का अलग मोर्चा है, संस्कृति का अलग मोर्चा है और वर्ग संघर्ष के लिए साहित्य, संस्कृति और मजदूर संगठन दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है. लेकिन वो मार्क्स जरूरी है जो बताता है कि जब लोगों में संगठन होगा, अपने हित की चेतना होगी, तो उनके अंदर बदलाव की क्षमता भी आएगी. ये जो दफ्तर में काम करने वाला बाबू बोल नहीं पाता है, अस्पताल की नर्स खड़ी नहीं हो पाती है, जब ये संगठित हो जाएंगे, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे, तो उनके अंदर लोकतंत्र और समाजवाद के लिए लड़ने की क्षमता आएगी. वो मार्क्स 21वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए बहुत जरूरी है. अब गांधी की चर्चा कर लें. गांधी के बारे में बीपी कोइराला ने लिखा कि वो हमारे आदर्श थे, लेकिन गांधी को आदर्श मानने के बावजूद बीपी कोइराला को नेपाल की मुक्ति के लिए हथियारी रास्ते से परहेज नहीं था. वो खुद सीखना चाहते थे, जानना चाहते. जैसे बुद्ध ने कहा था कि मैं कहता हूं इसलिए यकीन मत करना, किताबों में लिखा इसलिए यकीन मत करना.
और लोग मानते इसलिए यकीन मत करना, तुम अपने अनुभव से यकीन करना। आत्मदीपो भव। तो बीपी कोराला भी गांधी ने कह दिया इसलिए मान लिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद हिंसा की निरर्थकता को जिया, अपने नजदीकी मित्रों को खोया और तब गांधी के शरण में गए और लोक शक्ति की राजनीति की, विचार निर्माण की राजनीति की। तो गांधी का 2 गुण आज लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए बहुत जरूरी है। पहला गुण गांधी ने जो विकसित किया दक्षिण अफ्रीका से लेकर चंपारण और चंपारण से लेकर सेवाग्राम तक, उन्होंने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। राजनीति की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस के जो यहां आचार्य बैठे हैं, विद्यार्थी रह चुके हैं, वो जानते हैं। पॉलिटिक्स इज परसूट ऑफ पावर, है कि नहीं? राजनीति सत्ता का गणित है, सत्ता की तलाश है। गांधी ने इस परिभाषा को चैलेंज किया, बदल दिया और कहा राजनीति दरिद्र नारायण की सेवा है। थिंक ऑफ द लास्ट मैन एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। इसीलिए गांधी ने राजनीति को सत्ता की साधना न करके सेवा का संकल्प बनाया। तो उन्होंने अपने आश्रम का नाम रखा सेवाग्राम और कांग्रेस को समाज की सेवा के लिए समर्पित लोगों का मंच बनाया। आज जब सत्ता आती है तब तो हमको लगता है कि चारों तरफ चांदनी है, गरीबी है धीरे धीरे जाएगी, अत्याचार है बहुत जमाने से चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कम हो जाए, लेकिन इस पर सरकार छोड़ना तो नहीं होगा और सबको लेके चलना है, समावेशी राजनीति करनी है। ऐसे ऐसे तर्क सत्ता के समय में आते हैं। जब सत्ता चली जाती है तब बिना पानी के मछली के तड़पने लगते हैं। किसी तरह से सत्ता आ जाए, पार्टी बदल के सत्ता आ जाए, सिद्धांत बदल के सत्ता आ जाए, दोस्तों को छोड़ के सत्ता आ जाए, अपनों को धोखा दे के सत्ता आ जाए, सत्ता आ जाए। आप इस खेल में नए हैं। नेपाल के लोग और मामले में आगे होंगे, लेकिन सत्ता के खेल में भारत की तुलना में आप अभी नए हैं। भारत में सत्ता का खेल 1934-35 से चल रहा है। बड़े बड़े पिघल गए सत्ता की गर्मी से और समाजवादी आंदोलन का तो बहुत नुकसान हुआ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा होता कि हम समाजवादियों का एक पांव जेल में और एक पांव रेल में रहता। ये जो एक पांव दिल्ली में और एक पांव अपने बनाए हुए हवा महल में चला गया, इसे समाजवाद की ऐसी की तैसी हो गई। लोकतांत्रिक समाजवाद को मानने वाले लोग घट गए, क्योंकि समाजवाद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। समाजवाद के नाम पर आंदोलन तो चल सकता है, लेकिन वोट मिलने में बड़ी कठिनाई रहती है। इस मामले में गांधी का राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना, सेवा के रूप में परिभाषित करना हमारे बड़े काम की चीज है। सत्ता आ गई तो ठीक है। अगर मैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में फोन करूं तो बड़े से बड़े दबंग थानेदार की हिम्मत नहीं है कि हमारे फोन को न सुने। तो ठीक ही है काम करने के लिए, लेकिन सेवा करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए नहीं, अपने दोस्तों को गलत सही ठेका देने के लिए नहीं। लेकिन हम समाजवादी भारत में फिसल गए और ऐसे फिसले के अभी तक फिसलते चले जा रहे हैं। रुकने का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा। खाली हम लोग राहुल गांधी को जरा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर टिक के खड़ा हो जाए तो शायद हमारी भी फिसलन रुक जाए। ये गांधी का पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र जो आज लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए काम का है वो है चरित्र निर्माण। गांधी जब जेल में बंद कर दिए गए 6 साल के लिए, तो अपने अनुयायियों के पीछे जो दबाव था उसको महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया की छोड़ो, अपने को बदलने पर ध्यान दो, क्योंकि दुनिया तो बहुत तरीके से बदले जाएगी, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, सब शर्तें पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन अपने को बदलने में क्या दिक्कत है, और अपने को बदलने से क्या होगा, हम बेहतर मनुष्य बनेंगे।
हमारा समाज में सम्मान होगा। लोग कहेंगे कि ये गगन थापा है और सब कर सकता लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। गांधी के बारे में यही था, उनके दुश्मन भी कहते थे और सब तो करेगा गांधी, लेकिन सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ेगा। और यही कांग्रेसियों की भी छवि हो गई थी पूरे भारत में कि कांग्रेसी और सब करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और इसका तरीका कैसे निकला? खाली 11 कसम खानी थी गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण, नर नारी सम्मान। 11 सीढ़ी चढ़ जाइएगा तो आप दुनिया से अलग दिखाई पड़िएगा। इसीलिए खद्दर पहनने वालों को, गांधी टोपी लगाने वालों को पुलिस वाले भी इज्जत करते थे, अंग्रेज भी डरता था, और बदमाश और भ्रष्टाचारी और पदाचारी वो तो बहुत दूर रहते थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का सिपाही 1.25 लाख बदमाशों से ज्यादा भारी हो जाता था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में होने का मतलब था समाज को भी बदलना और अपने को भी बदलना। तुम बदलोगे तो युग बदलेगा, हम ही नहीं बदलेंगे। बहुत सारे समाजवादी ये कहते हैं कि अभी तो हम ऐसे ही जिएंगे, जब रिवॉल्यूशन हो जाएगा तब हम सुधर जाएंगे। बिल्कुल उल्टी बात है। रिवॉल्यूशन तो तभी होगा जब आप सुधरेंगे, आपको देख करके और लोग बदलेंगे। बीपी कोराला जिस तरह से अडिग खड़े रहे निर्वासन में, उसको देख करके लाखों लाख नेपालियों का कलेजा मजबूत हुआ कि अगर बीपी इतना झेल सकते हैं तो हमारे ऊपर तो कम परेशानी। आचरण की शुद्धता, इस माने में आज गांधी की बड़ी जरूरत है। और ये बात बीपी कोराला ने महसूस की थी, लिखा भी, और हम लोग महसूस कर रहे हैं। जब पूंजीवाद पराजित है, लोकतंत्र बीमार है और स्वतंत्रता खतरे में। अब बात बीपी कोराला की, तो बीपी कोराला को जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा यहां बैठा हर कोई जानता है, क्योंकि बीपी कोराला नेपाल की परिभाषा बन गए। नेपाली मतलब बीपी कोराला, बीपी कोराला मतलब नेपाली। ये हम भारतीयों के लिए प्रतीक बन गए। जैसा बताया शंकर जी ने, मेरे परिवार में विदेश का मतलब नेपाल था बहुत दिनों तक, क्योंकि हमारे घर में पहला व्यक्ति जो विदेश गया तो मेरे पिताजी नेपाल के संविधान निर्माण के लिए जो समिति आई, भारत के बड़े कानून के जानकार और राष्ट्रीय नेता श्री प्रकाश जी की अगुवाई में, उसके वो विशेष सलाहकार थे। और उस समय किशुन जी और बीपी और सब लोग बनारस के दिनों के रिश्ते के नाते, काशी विद्यापीठ के रिश्ते के नाते, बीएचयू के रिश्ते के नाते एक दूसरे को जानते थे। इसलिए हम लोगों के मन में नेपाल के प्रति एक अलग आदर भाव, अपनत्व का भाव था। नेपाल के समाजवादी भारत के समाजवादियों के पहले सत्ता में भी आने में सफल हुए थे, और नेपाल के समाजवादियों ने भारत के समाजवादियों की तुलना में ज्यादा कठिनाइयां भी झेली थी। इसलिए हमारे लिए नेपाली कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बीपी कोराला और गणेश मान जी से लेकर के वो दुर्गा सुवेदी और कई नाम हमारे आंख के आगे आ रहे हैं, सबका नाम लेने में आपका समय खराब नहीं करूंगा। लेकिन बीपी कोराला की प्रासंगिकता यह है कि लोगों में विश्वास करो और काल गति को पहचानो। बीपी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ टाइम। हम लोग जब उनसे मिलने जाते थे तो हम लोगों को लगता था कि आज बीपी को हम लोग इस बात के लिए तैयार कर लेंगे कि नेपाल में डायरेक्ट एक्शन का टाइम आ गया है। और जब हम लोग उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा बात सुन के आते थे तो ऐसे लगता था कि एक प्रोफेसर ने सारा सच बता दिया। इंतजार, धीरज, राजनीति में दोनों की जरूरत है। फास्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन एंड ग्रेट पेशेंस। धीरज भी चाहिए और क्रांतिकारिता भी चाहिए। हमारे नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि तैयारी तो ऐसी रखो कि कल अगर कुर्सी पर बैठने का मौका मिले तो हम जाके समाज को बदलने का काम शुरू कर लें, सत्ता को हाथ में लेके। लेकिन धीरज इतना रखो कि 100 साल तक अगर सत्ता हमसे दूर है तो भी हम अपने सिद्धांत और अपने संगठन को बचा के रखेंगे। ये बीपी कोराला ने किया। 8 बरस का निर्वासन 1968 से 1976, भारत की सरकार खिलाफ, चीन की सरकार खिलाफ, अमेरिका की सरकार खिलाफ,
भारत के तमाम पूंजीपति खिलाफ, भारत की तमाम राष्ट्रीय पार्टियां उधर मुंह कर लेती हैं, जेपी जैसे कुछ लोगों को छोड़कर। उसके बावजूद किस भरोसे पर बीपी कोइराला और उनके साथी किशुन जी, गणेश मान जी, गिरजा बाबू वगैरह वगैरह टिके रहे, वो भरोसा आप लोग थे। मैं जब रेफरेंडम के मौके पर आया था तो नेपाली कांग्रेस एक खतरनाक पार्टी मानी जाती थी। तो बीपी कोइराला ने यह सलाह दी कि तुम जाओ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, वहां हमारे नेवी के कुछ लोग हैं, कुछ अध्यापक हैं, उनसे मुलाकात होगी, बात होगी, भारत की कहानी सुन के उनको अच्छा लगेगा। मैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी गया पूरी तैयारी करके, मुश्किल से 20 लोग थे, 20 लोग थे। आज अगर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में नेविस कोई कार्यक्रम करे तो कम से कम 2000 लोग तो आएंगे। फर्क हो गया, मौसम बदल गया। इसी को कहा कबीर ने, धीरे धीरे रे मना, धीरज से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आम के पेड़ को अगर आप बेमौसम 100 घड़ा पानी भी डालिए, फल नहीं आएगा, और जब मौसम आएगा तो बिना आपकी कोशिश के बाहर आ जाएगा। ये धीरज लोकतंत्र की ताकत है। लोग नहीं सुनते हैं, लोग हिम्मत हार गए हैं, लोग डर गए हैं। ऐसा सोचने वाले लोग अपने तरीके से लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। बीपी कोइराला से जब जब बात की जाती थी, घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं हुई, बहुदल हार गया। उसके बावजूद बीपी कोइराला ने नेपाल के भविष्य के बारे में अपना भरोसा नहीं छोड़ा और नेपाल के लोगों के बारे में अपना यकीन नहीं छोड़ा। कहा इनको थोड़ा टाइम दो, इनको थोड़ा और समय चाहिए। हमारे बनाने से क्रांति नहीं बनेगी, लोगों के लड़ने से क्रांति बनेगी। लोगों के साथ चलने की तैयारी रखो। ये बीपी कोइराला की आज प्रासंगिकता है। जैसा मैंने कहा, आज दुनिया में, खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद की जमीन बहुत ककरीली और पथरीली हो गई, बंजर हो गई। इसमें बीज डालो तो ठीक से उगता नहीं है। क्यों? क्योंकि समता और संपन्नता के बीच में डाइवोर्स हो गया है। लोग संपन्नता तो चाहते हैं लेकिन समता नहीं चाहते, क्योंकि समता में आपको देना पड़ेगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास अगर 5 मकान है तो 1 मकान रख लीजिए, 4 मकान समाज को देना पड़ेगा। डॉक्टर की फीस कम करनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। कौन चाहता है? संपन्न लोग नहीं चाहते, और संपन्न लोगों का कब्जा हो गया धनतंत्र। ऐसे में हमको प्रेरणा का प्रकाश चाहिए। हम भारत में नारा लगाते हैं, अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। आज दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लोकतांत्रिक समाजवादियों के लिए मार्क्स, गांधी और बीपी कोइराला से मिलने वाला प्रकाश बहुमूल्य है। अंधेरा दूर करता है, यकीन पैदा करता है। इनसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में, मार्क्स से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में पूंजीवाद से लड़ना, गांधी से ज्यादा कठिन परिस्थितियों से साम्राज्यवाद से लड़ना, और बीपी कोइराला से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में सामंतवाद से लड़ना, हमारा तो उनकी तुलना में कोई संकट नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर के इस तरह के छोटे छोटे आशा के द्वीप हमें प्रेरणा देते हैं, हमें मदद करते हैं। तो मैं लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 17 पॉइंट का एजेंडा बनाया है, उसी को आज लोकतांत्रिक समाजवादियों का मैनिफेस्टो मानने का आग्रह करता हूं। लेट अस कंसिडर द यूएन agenda of sustainable development goals which has to be achieved by 2030 as our immediate program, and for that we have to take lessons from all sources of inspirations from all parts of the world, particularly Marx, Gandhi and Koirala. मैं नेपाली कांग्रेस को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पार्टी के दायरे से ऊपर उठ करके एक संस्कृति समारोह किया है। इसमें कविता भी है, खेल भी है, उपन्यास भी है, भाषण भी है। विद्वान विश्वविद्यालय से भी आए हैं और पार्टी संगठन से भी आए हैं। यही समावेशी राजनीति का रास्ता है
आप इस मार्ग में आगे चलें। इस साल पहला कार्यक्रम हुआ, अगले साल और बड़ा कार्यक्रम हो, इस कामना के साथ। और हमारे जैसे समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता को आपने भारत से आने का मौका दिया और हम अपनी 3 पीढ़ियों की तरफ से आपको और आपके बहाने बीपी को याद करने का अवसर पा सके, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं फिर से आपको अपना आभार प्रकट करता हूं और आपको बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद। धेरै धेरै आभार। शंकरजी टोकन अफ लभको कार्यक्रम छ। धेरै धेरै आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौं प्राध्यापक आनन्द कुमारलाई। मार्क्स, गान्धी एन्ड बीपी क्वेस्ट फर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म टुडे शीर्षकको सम्भाषणका निमित्त र अब टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन बीपी साहित्य महोत्सव 2080 तयारी समितिका संयोजक नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री माननीय बद्री पाण्डेज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ प्राध्यापक आनन्द कुमारको यो सम्भाषणका निमित्त धन्यवाद प्रकट गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। वी आर भेरी ग्रेटफुल प्रोफेसर कुमार on behalf of the coordination committee and Nepali Congress. We would like to thank a lot to you. सहजकर्ता मित्र शंकर तिवारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ प्राध्यापक आनन्द कुमारको सम्भाषण कीनोट स्पीच चल्दै गर्दा लाइभ आर्टको तर्फबाट रतन कुमार राई कृपया अगाडि उभिदिनु होला। कलाकार रतन कुमार राईले त्यहाँ स्केच पनि लाइभ आर्ट पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। आज अब यो कीनोट स्पीच पछि हामीसँग 4 वटा सत्रहरू छन् र साँझ गजलको बहार गजलमा जम्ने कुरा छँदैछ। हिजो जो आउनु भएको थियो साँझ कविताको रसवा सदनमा जसरी झुम्नु भएको थियो, कविताले भन्दा धेरै आज बेलुका गजलको महफिलमा हामी जम्नेछौं। रतन कुमार राईलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु संयोजक आदरणीय बद्री पाण्डे दाईलाई। र अब विलम्ब नगरिकन दोस्रो सत्रमा प्रवेश गर्दैछौं। त्यसपछि हामी दोस्रो सत्र पछि थारू समुदायको झाँकी र प्रस्तुतिलाई जोड्नेछौं। सबै मसँग एउटा सूची आइपुगेको छ, यो व्यवस्थापकीय पाठसँग सम्बन्धित छ। पछाडिपट्टि केही यातायातका साधनहरू गाडीले आवागमनमा अवरोध पुगेको कुरा छ। बाप नम्बर मात्र भन्नु म भन्दिन्छु। ओके, डाक्टर प्रदीप पराजुली। यो 98 19 62 28 52 27